हेलो एवरीवन और आप सबका वेलकम है आज के इस वीडियो में। और इससे पहले जो हमने 3 वीडियो पहले किया है और उन क्लासेस में हमने सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फाउंडेशन है, जो बेसिक्स है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फाउंडेशन है उसको बिल्ड किया था उसमें। उसके बाद जो सेकेंड लेक्चर था हमारा, तो सेकेंड लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात की थी। और अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बारे में समझने की कोशिश की थी। और उसके साथ साथ जो तीसरा वीडियो था उसके बाद हमने उसमें पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फाउंडेशन है उसके बारे में डिस्कस किया था कि पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और कैसे करते हैं, रेक्टेंगुलर सिस्टम को पोलर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज करते हैं। तो इन सब का जो फाउंडेशन है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और आज का जो क्लास है, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमने हेडिंग भी यही रखा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है हमारा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, और उसके साथ साथ जो कॉन्जुगेट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको भी हम लोग देखेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक प्रॉब्लम भी करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करूं, तो मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, और उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो ये यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पे जो हमें मिलेगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। और यही प्रॉपर्टी जो है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी है, आपको क्लियर हुआ होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम समझ भी सकते हैं अगर मान लीजिए हमने ले लिया Z1 इज इक्वल टू 2 + 3i एंड Z2 इज इक्वल टू 4 + 5i। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। आइए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो अगर हम Z1 में Z2 को ऐड करते हैं, तो अगर हम इसमें ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं, अगर मान लीजिए Z2 में अगर हम Z1 को ऐड करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो Z1 और Z + Z2 इज इक्वल टू Z2 + Z1 होगा, यानी कि ऑर्डर भी अगर चेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं होगा, दोनों सेम होंगे। तो इसे हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। बिल्कुल, और इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा जो प्रॉपर्टी है, Z1, Z2 और Z3, मान लीजिए हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3। तो अगर हम Z1 को ऐड करते हैं Z2 + Z3 में, यानी कि Z2 + Z3 को हम ऐड करके फिर उसमें Z1 ऐड करते हैं, और अगर हम इसको रीग्रुप कर दें, यानी कि रीग्रुपिंग कर दें, इसमें अगर हम Z1 और Z2 को अगर हम पहले ऐड कर दें और फिर उसमें अगर हम Z3 को ऐड करें, तब भी कोई अंतर नहीं होगा, दोनों सेम होंगे। तो यही हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। इससे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से समझते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यानी कि रीग्रुपिंग करने पर भी कोई अंतर नहीं होगा, दोनों सेम होंगे। यानी कि Z1 + Z2 + Z3 में अगर हम Z1 ऐड करते हैं और फिर अगर हम रीग्रुप कर देते हैं इसको Z1 + Z2 में अगर Z3 ऐड करते हैं, तब भी दोनों सेम ही होंगे। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करें, इसको हम आगे क्वेश्चंस में भी हम इसको यूज़ करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करेंगे, वहाँ से और भी अच्छे से हमको इसकी क्लैरिटी डेवलप होगी। अगर मान लीजिए एडिटिव आइडेंटिटी को हम समझने की कोशिश करें, एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं
कि जैसे मान लीजिए हमारे पास, अगर इसको हम रियल नंबर के सेंस से समझना चाहें तो मान लीजिए हमारे पास कोई रियल नंबर r है, तो r में मैं किस क्वांटिटी से को ऐड करूं कि फिर हमें दोबारा वही, यानी कि हमें सेम वही रियल नंबर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि 4 हमारे पास एक रियल नंबर है, तो 4 में मैं क्या ऐड करूं कि हमारे को फिर वही सेम रियल नंबर मिल जाए। तो आपको होगा कि अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, 0 ऐड करेंगे तो फिर हमें 4 मिल जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। कोई रियल नंबर है, अगर उसमें हम 0 ऐड कर देंगे तो वही रियल नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इन सिमिलर फैशन अगर मान लीजिए z कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z में अगर आप 0 ऐड करोगे तो आपको z मिल जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। और अगर 0 को कॉम्प्लेक्स यानी कि रियल और इमेजनरी के पार्ट में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम 0 प्लस i0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि 0 है तो रियल पार्ट भी 0 और इमेजनरी पार्ट भी 0, ठीक है। तो हमारा 0 प्लस i0 ये हमारा क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। यानी कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं किससे क्या ऐड करूं कि हमें फिर वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। तो हमारा 0 प्लस i0 यानी कि सिंपली 0 हम कह सकते हैं कि हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो मैं z में कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या इसमें मैं क्या ऐड करूं जिससे हमें 0 प्राप्त हो जाए, यानी कि इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐड करूं जिससे 0 हमें मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर हम रियल नंबर के सेंस से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कोई रियल नंबर हमारे पास r है, तो r में मैं क्या ऐड करूंगा कि हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास 5 एक रियल नंबर है, और 5 में अगर मैं -5 ऐड करता हूं तो आप कह सकते हैं कि 0 हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। 0 ऐड कर -5 अगर ऐड करेंगे 5 में तो 0 हो जाएगा। अगर कोई रियल नंबर है, अगर -r ऐड करेंगे कोई रियल नंबर तो ये 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर आप कहोगे कि z में अगर हम -z ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बिल्कुल, तो -z क्या हो गया, -z इज एडिटिव इनवर्स ऑफ z। -z जो है ये एडिटिव इनवर्स है z का। एक न्यूमेरिकल से, क्वेश्चन से ये हमको और अच्छे से क्लियर होगा, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ -z एडिटिव इनवर्स हुआ z का, तो मैं एक यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो मान लीजिए हमारे पास 2 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 2 + 3i। तो 2 + 3 में i में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि हमें 0 मिल जाए। तो मैंने मान लिया लेट a + ib इज द एडिटिव इनवर्स of the given कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मान लीजिए कि 2 प्लस, इसको मैंने मान लिया कि एडिटिव आइडेंटिटी है, तो 2 + 3i में अगर मैं a + ib ऐड कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा बाय डेफिनेशन। जैसा मैंने बताया था कि z में अगर हम -z को ऐड करते हैं तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम निकालने, फाइंड आउट करने के लिए a + ib को हमने एडिटिव इनवर्स मान लिया। तो अब आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर दो, और इमेजनरी पार्ट को आप इमेजनरी पार्ट से कंपेयर कर दीजिए। तो 0 यानी कि 0 + i0
क्योंकि जीरो है तो रियल पार्ट भी जीरो और इमेजनरी पार्ट भी जीरो, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से हम कंपेयर कर देंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से। तो 2 + a + 3i + ib इज इक्वल टू 0 + i0। तो रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है और ये हमारा 3 और b इमेजनरी पार्ट हो गया। तो 2 + a = 0 और 3 + b = 0। तो a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू -3। यहाँ से आपको मिल गया, यानी कि a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू -3। तो हमारा एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया बच्चे? हमारा एडिटिव इन्वर्स हो गया -2, इस फॉर्म पे हमने रिप्रेजेंट किया, -2 - 3i, ये हमारा एडिटिव इन्वर्स हो गया। तो हम आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम आ जाइए मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे हमने अभी एडिशन में प्रॉपर्टीज़ को देखा था, इसी तरह से हम 1 बाय 1 धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। देखिए, जैसे हमने कहा कि बच्चे Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया। तो जैसे Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें मिलता था। तो उसी तरह अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम का प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। और यही हमारा क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, Z1 है और दूसरा Z2 है। तो Z1 और Z2 का प्रोडक्ट करें, Z1 में Z2 को मल्टीप्लाई करें, या फिर अगर हम Z2 में Z1 को मल्टीप्लाई करें तो ऑर्डर चेंज करने पर कोई अंतर नहीं होगा। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए Z1 इंटू Z2 में अगर Z3 को मल्टीप्लाई करें और हम फिर अगर रीग्रुपिंग कर देते हैं, Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करके फिर हम Z1 से मल्टीप्लाई करते हैं, रीग्रुपिंग करते हैं, तब भी कोई अंतर नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से जानते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉलोज फॉर मल्टीप्लिकेशन एज वेल। तो ये हमने देखा, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, उसी तरह से Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, फिर Z3 भी हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, और तीनों को हम इस तरह से यानी कि मल्टीप्लाई करके और हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हम जब नंबर ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई भी करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा है, जैसे अभी हमने एडिशन के लिए देखा था, एडिशन के केस में हमने देखा था कि एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स, उसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे हमने एडिटिव इन्वर्स में, एडिटिव आइडेंटिटी में देखा था। मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, तो Z में मैं किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं जिससे हमें फिर वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। अगर रियल नंबर के सेंस से देखें तो रियल नंबर कोई अगर मान लीजिए R है, तो R में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, R में किससे मल्टीप्लाई करूं कि जिससे हमें फिर वही सेम रियल नंबर मिल जाए। 5 में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 5 मिल जाएगा, बिल्कुल।
कोई रियल नंबर r है, अगर आप उसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो r मिल जाएगा। उसी तरह से z में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे को सेम वही कॉम्प्लेक्स नंबर z मिल जाएगा। बिल्कुल। तो आप बोलोगे कि हाँ ये तो बहुत ही सिंपल है सर, यानी कि 1 जो जिसे आपने मल्टीप्लाई किया है तो 1 यानी कि 1 प्लस i0, और यही तो हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट तो 0 है, तो हम 1 प्लस i0 के फॉर्म में भी, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म रियल और इमेजनरी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 1 प्लस i0 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये बढ़िया से क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम लोग समझ लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं, हम इसको समझने की कोशिश करें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, z में मैं किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे हमें 1 प्राप्त हो जाए, यानी कि इसको किससे मैं मल्टीप्लाई करूं जिससे हमें 1 मिल जाए। अगर आप रियल नंबर से कंपेयर करोगे, मान लीजिए कोई रियल नंबर r है, r को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे इसको मल्टीप्लाई करूं जिससे हमें 1 मिल जाए, 1 प्राप्त हो जाए। तो आप कहोगे कि सर 1r को अगर हम 1/r से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। अगर मान लीजिए 5 है, 5 को अगर मैं 1/5 से यानी कि 5 का इन्वर्स ले लूँ अगर मैं, तो हमें 1 मिल जाएगा। बिल्कुल। तो सेम उसी तर्ज पर अगर मैं यहाँ डिफाइन करना चाहूँ इसे, तो फॉर अ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, there exist a complex number for which z इंटू, मान लीजिए w मैंने ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, z इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। तो w क्या होगा, यानी कि w एक वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो क्या होगा बच्चे, z का इन्वर्स होगा, यानी कि 1/z। तभी तो z इंटू z का इन्वर्स यानी कि z इंटू 1/z इज इक्वल टू 1 होगा। बिल्कुल, तब आपको ये क्लियर हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर z शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि z अगर 0 हो जाता है तब ये डिफाइंड नहीं होगा, और इसलिए हमने लिखा है कि फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि z शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमें समझ में आया कि z इनवर्स जो होगा, z इनवर्स यही क्या होगा, ये हमारा होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन z जो है नॉन जीरो होना चाहिए, z शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये डिफाइंड होगा, क्योंकि अगर z 0 हो गया तब ये डिफाइंड नहीं होगा। तो z इनवर्स हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। अब इस पे बेस्ड कुछ अगर क्वेश्चंस हम देखेंगे तो वहां से हमें और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से अगर इसको समझना चाहूँ तो मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 + 3i इंटू 1 + i, एंड वी हैव टू फाइंड z इनवर्स। ठीक है,
तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 3, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस 2i प्लस 3i प्लस 3i स्क्वायर, यहाँ से हमें मिल जाएगा 3i स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 5i, ये हमें मिल गया यहाँ पर, ये z हो गया। और अगर हम z इनवर्स निकालना चाहें, यानी कि z इनवर्स यानी कि 1/z यानी कि 1/-1 प्लस 5i निकालना चाहें, तो इसको हमको यानी कि हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। आप सब जानते हो हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, तो अगर हम रैशनलाइज करें इसको तो 1/-1 प्लस 5i इंटू -1 माइनस 5i से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चे, तो -1 माइनस 5i, यहाँ से हो जाएगा -1 माइनस 5i अपॉन -1 का स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो -1 माइनस 5i अपॉन -1 का स्क्वायर 1 और i स्क्वायर, तो i स्क्वायर हो जाएगा -1, तो माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर 25 इंटू -1, तो यहाँ से आप लिख सकते हो -1 माइनस 5i अपॉन माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 1 26, यानी कि -1/26 माइनस 5 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू i, तो ये हमारा z इनवर्स हो गया, यानी कि z इनवर्स इज इक्वल टू -1/26 प्लस 5/26 माइनस 5/26 इंटू i, x प्लस आई वाई के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से हम z इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो मैं यहाँ एक और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना चाहूँगा। कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोज लॉ ऑफ इंडाइसेस, लॉ ऑफ इंडाइसेस, यानी कि जैसा हमने 10th क्लास तक पढ़ रखा है लॉ ऑफ इंडाइसेस, तो हम जानते हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस में हम आप जानते हो अगर हमारा बेस सेम है a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n, तो हम पावर को ऐड कर देते हैं m प्लस n, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। बेस हमारा अगर सेम है मान लीजिए तो हम, और a टू द पावर में हम a टू द पावर n से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं m माइनस n। a टू द पावर m होल टू द पावर n है, तो a टू द पावर m इंटू n। तो उसी फैशन में इन सिमिलर फैशन z टू द पावर अगर m है तो z टू द पावर n, तो z टू द पावर m प्लस n, z टू द पावर m अपॉन z टू द पावर n इज इक्वल टू z टू द पावर m माइनस n, z टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू z टू द पावर m इंटू n। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n है, तो a इंटू b टू द पावर n लिख सकते हैं अगर पावर हमारा सेम है। तो सिमिलरली अगर z1 टू द पावर n
इंटू Z2 टू द पावर n है, तो Z1 इंटू Z2 टू द पावर हम n रिप्रेजेंट n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी कि बेसिक उन्हीं की कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा लॉ ऑफ इंडाइसेस जो है उसको फॉलो करता है। तो ये भी हम समझ गए यहाँ से। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करें, क्योंकि ये भी हमारा बचा ही हुआ था, इसको भी हम आइए डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया था पिछले क्लासेस में कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर conjugate of a complex number is reflection about real axis, is reflection about real axis, यानी कि x axis। अगर मैं एक एग्जांपल से देखूं इसको, तो मान लीजिए ये हमारा, और हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग x एक्सिस को रियल पार्ट ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और y एक्सिस को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा रियल एक्सिस है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज 2 + 3i है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अराउंड, एक्स एक्सिस के अबाउट कुछ ऐसा होगा, यह इसका रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि रियल एक्सिस पर जो लाइन है वो तो सेम ही, रियल एक्सिस पर ये 2 सेम ही, यानी कि ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इधर यानी कि यहाँ पर नेगेटिव, यानी कि ये इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है और यहाँ वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा माइनस के साथ हो जाएगा, तो 2 - 3i। तो ये क्या हुआ? ये बेसिकली रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस ही तो हुआ, रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस। आप यहाँ से देख सकते हो, रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट रियल एक्सिस। तो ये हमारा कॉन्जुगेट होता है। इसको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में, लेकिन हमने प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम जो इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ये समझ लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको ऐड करके अगर हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं तो ये इक्वल होगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट के, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर मान लीजिए Z1 और माइनस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो ये Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट के बराबर होगा। अगर मान लीजिए कि Z1 और Z2 को डिवाइड करते हैं और होल कॉन्जुगेट लेते हैं, तो Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z2 कॉन्जुगेट होगा। अगर मान लीजिए Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट लेते हैं, तो ये Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें, तो मान लीजिए Z टू द पावर n का अगर कंजुगेट लेते हैं, तो ये इक्वल होगा Z कंजुगेट टू द पावर n का, वेयर n इज नेचुरल नंबर, वेयर n इज नेचुरल। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, अगर मान लीजिए Z और Z कॉन्जुगेट को ऐड करें अगर हम, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि Z प्लस Z कॉन्जुगेट बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ Z। उसी तरह से Z माइनस
z कंजुगेट जो है ये 2 टाइम्स ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z होगा, 2i टाइम्स ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी हमारी, अगर मान लीजिए z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट है तो इसका मतलब z क्या होगा, z इज रियल, z इज रियल। अगर z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट है इसका मतलब z इज, जैसे यहाँ पर z रियल है तो z इज प्योरली इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि z अगर z कंजुगेट के बराबर है इसका मतलब z रियल ही तो होगा, क्योंकि जब कभी मान लीजिए कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, एक्स प्लस आई वाई है और रियल पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है और इमेजनरी पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इमेजनरी पार्ट का साइन हमेशा चेंज हो जाता है कंजुगेट में, आप जानते हो। तो अगर कंजुगेट रियल इमेजनरी पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है और रियल पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है तो साइन चेंज होगा। लेकिन अगर z और z कंजुगेट इक्वल है इसका मतलब जो आपका इमेजनरी पार्ट है ये आपका ज़ीरो है, इमेजनरी पार्ट ज़ीरो है तो साइन चेंज हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में यानी कि उस परिस्थिति में जब z और z कंजुगेट इक्वल है तो z आपका रियल ही होगा, प्योरली रियल नंबर होगा। उसी प्रकार से अगर z माइनस ऑफ z कंजुगेट के बराबर है तो z हमारा प्योरली इमेजनरी क्वांटिटी होगा। इसको जब हम प्रॉब्लम में अगर हम यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे तो हमको और अच्छे से ये क्लियर होगा। आई होप आपको ये सारा जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो फंडामेंटल जो बेसिक प्रॉपर्टी है आपको बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। तो हम कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। आइए हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए कुछ हम बेसिक प्रॉब्लम यानी कि जो फर्स्ट क्लास में हमने फाउंडेशन बेसिक्स वाली क्लास करी थी उससे भी रिलेटेड कुछ हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले तो अगर पावर ऑफ आई के बारे में मैं बात करूं तो मैंने बताया था कि आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आई यानी कि रूट अंडर -1, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, -1। आई टू द पावर 3 ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर -1 है तो -1 इंटू आई यानी कि -i। आई टू द पावर 4 ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर यानी कि -1 इंटू -1 तो 1। ये बेसिक जो 4 रिजल्ट है ये हमारे को याद रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चंस कुछ इस तरह का है, हमारे पास दिया गया 1/i, दूसरा i टू द पावर 19, थर्ड 1 माइनस आई रेज टू द पावर 200, 4 2 माइनस आई रेज टू द पावर 199। अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे को दिए गए तो 1/i इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर मान लीजिए आप रैशनलाइज कर देंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, i/i स्क्वायर। आई स्क्वायर आप जानते हो -1 हो जाएगा, तो i/-1 यानी कि -i, तो 1/i होगा, ठीक है। दूसरा हमारा है i टू द पावर 19 यानी कि अगर जब भी आपको i के पावर को कैलकुलेट करना हो तो आप 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो अगर पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब आसानी से आप निकाल सकते हो, क्योंकि कंप्लीटली अगर 4 से डिविजिबल हो गया तो उसका वैल्यू तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ तो जो रेस्ट यानी कि i का पावर बचेगा वहाँ से आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर हमने मान लीजिए 4 से डिवाइड किया इसको तो 4 4 जा 16 और i टू द पावर 3 बच गया पावर, तो i टू द पावर 4 यानी कि 1 टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, i टू द पावर 3 होगा यानी कि -i। सिमिलरली अगर मान लीजिए इसको कैलकुलेट करना हो 1 माइनस आई टू द पावर 200, तो 1 माइनस आई रेज टू द पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए आप इसको 50, तो
तो 1 माइनस आई रेज टू द पावर 4 यानी कि 1 टू द पावर 50, तो 1 की पावर 50 1 ही होगा, यानी कि 1 माइनस 1 0। अगर मान लीजिए अगला था हमारा 2 माइनस आई रेज टू द पावर 199, तो 2 माइनस आई रेज टू द पावर 4, 4 से आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 4 4 जा 16 एंड 4 9 जा 36, तो 3 बच गया, यानी कि आई रेज टू द पावर 3। तो 2 माइनस आई रेज टू द पावर 4 का 1 टू द पावर 49 इंटू आई टू द पावर 3। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो 1 टू द पावर 49 1 ही होगा, यानी कि 2 माइनस आई रेज टू द पावर 3। आई रेज टू द पावर 3 क्या होगा, माइनस आई होगा, तो 2 माइनस ऑफ माइनस आई यानी कि 2 प्लस आई, ये हमारे को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के बेसिक प्रॉब्लम्स को आसानी से कर सकते हैं। अभी हमने बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट किया, धीरे 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 हम इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको भी हम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम मान लीजिए इस तरह का हमें दिया गया, मान लीजिए हमें दिया गया एक्सप्रेस in the form of a plus ib। प्रॉब्लम है हमारा 1 प्लस आई रेज टू द पावर 7 माइनस 15 इंटू आई रेज टू द पावर 16 प्लस 4 इंटू आई रेज टू द पावर 23। अगर ऐसा प्रॉब्लम है हमारे को तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 इंटू आई रेज टू द पावर 3, ब्रेक कर दिया हमने इसको, माइनस 15 इंटू आई रेज टू द पावर 4 टू द पावर 4, 4 4 16 प्लस आई रेज टू द पावर 4, 4 से आप डिवाइड कर सकते हो इसको, 4 5 जा 20 एंड आई रेज टू द पावर 3। तो ये 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4, तो ये 1 हो जाएगा, इंटू आई रेज टू द पावर 3 माइनस 15 इंटू 1 टू द पावर 4, आई रेज टू द पावर 4 1 हो जाएगा। यहाँ से आप 4 इंटू 1 टू द पावर 5 इंटू, अब बार बार आप इस तरह से बार बार नहीं लिखना है आपको, आप शॉर्ट में भी इसको कर सकते हो, क्योंकि जो बेसिक रिजल्ट है आपको पता है, आई क्यूब माइनस 15 इंटू 1 15 प्लस 4 आई क्यूब, 4 आई क्यूब प्लस वो आई क्यूब 5 आई क्यूब, यानी कि माइनस 14 प्लस 5 आई क्यूब माइनस 14 प्लस आई क्यूब माइनस आई हो जाएगा, तो 5 इंटू माइनस आई टू द पावर 3 का वैल्यू माइनस आई, तो यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस 14 माइनस 5 आई, ये हमने a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया इसको। तो इस तरह से आप जो बेसिक प्रॉब्लम्स है इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए एक और प्रॉब्लम दिया गया इस तरह से, सपोज मान लीजिए हमें एक प्रॉब्लम दिया गया, फाइंड x and y if x plus iy into 2 plus 3i is equal to 1 plus 8i। ये हमारा बेसिक सवाल है, इसको आप कर सकते हैं। x इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 2x प्लस 3xi प्लस 2yi प्लस 3yi स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 8i। हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर देंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं, आई स्क्वायर -1 होता है, तो -1 इंटू 3 यानी -3, तो
2x माइनस 3y, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस i इंटू 3x, यहाँ i मैंने कॉमन ले लिया तो 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 8i। ये हमारा रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट से कंपेयर कर दिया और इमेजनरी पार्ट को हम इमेजनरी पार्ट से कंपेयर कर देंगे। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन, और 3x माइनस 2y, सॉरी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये इमेजनरी पार्ट है तो इसको इमेजनरी पार्ट से हमने कंपेयर कर दिया। अब इसको आप, चूंकि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, सॉरी 3 से, तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। ये कैंसिल हो गया हमारा, तो माइनस 13y इज इक्वल टू माइनस 13। यहाँ से y का वैल्यू आपको 1 मिल गया, तो y अगर 1 मिल गया हमें, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x भी मिल जाएगा। तो हम 2x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि 2x इज इक्वल टू 4। तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2। तो y और x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से। तो इस तरह से आप जो इस तरह के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। और आई होप आपको जो आज वाला लेक्चर है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने आज डिस्कस किया है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इसी तरह से हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम आराम से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और अगला जो लेक्चर होगा वो पोलर रिप्रेजेंटेशन में जो कुछ चीज़ जो रह गया था, जैसे प्रिंसिपल आर्गूमेंट और जनरल आर्गूमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कशन, और उससे रिलेटेड पोलर रिप्रेजेंटेशन और रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट करना, पोलर से रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना, इस पर जो बेसिक सवाल हैं तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगला लेक्चर हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन को कंप्लीट करके अच्छे से और उस पर कुछ प्रॉब्लम करके हम कंक्लूड करेंगे। और फिर हम लोग इसी तरह नेक्स्ट एक नए टॉपिक से फिर स्टार्ट करेंगे। बाकी आपको इस आज के लेक्चर में कहीं भी अगर डाउट है तो आप उसके बारे में लिखिएगा, कमेंट्स में आप मेंशन कीजिएगा, तो उस पर मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो डाउट्स आपका क्लियर हो नेक्स्ट लेक्चर में। और इस तरह से आज का लेक्चर मैं यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ और आई होप आपको सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा। और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम अगला वीडियोज़ लेकर के आएंगे और इसी तरह से एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। बीच में अभी 2-3 दिन पहले वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब मैं बेस्ट एफर्ट करूँगा कि हम रेगुलर वे में वीडियोस को कैरी करें और हम अपने टॉपिक्स को क्लियर करते चलें। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू टू ऑल, अ वेरी गुड डे टू एवरीवन। सो थैंक यू सो मच।